हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर कंजप्शन एंड डिमांड। तो इस वीडियो में हम कंजप्शन पार्ट को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिमांड को कवर करेंगे। तो कंजप्शन में क्या क्या इंक्लूड आता है, व्हाट इज कंजप्शन आ गया, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी आ गया एंड सम लॉस रिलेटेड टू कंजप्शन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज कंजप्शन। सो कंजप्शन के बारे में जानने के लिए पहले उसका डेफिनेशन तो जानना चाहिए। यूजिंग ऑफ द यूटिलिटी ऑफ अ गुड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड कंजप्शन। अगर हम एक कमोडिटी और एक गुड यूज़ करते हैं तो उसके पास सभी गुड्स के अपना अपना यूटिलिटी होता है, जो उसके वांट सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी को हम यूटिलिटी बोलते हैं एंड वो सभी गुड्स के पास होता है। तो उस अगर एक गुड की यूटिलिटी को यूज़ करके हमें ह्यूमन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, तभी हम उसको बोलते हैं कंजप्शन। तो एग्जाम्पल देखो कि फूड हमने कंज्यूम कर लिया, तो फूड की जो यूटिलिटी है उसको हमने यूज़ किया, दैट्स वाई हम उससे बोलते हैं वी कंज्यूम फूड। अब जो यूटिलिटी जो यूज़ करते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है, एक होता है जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करे तब हम उसको बोलते हैं कंजप्शन, अगर वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई ना करे तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। ओके, सो द कंजप्शन में सारे जो गुड थिंग्स आ गए एंड डिस्ट्रक्शन में लाइक वाइन, सिगरेट, ये सारे जो डिस्ट्रक्शन में आ गए। अब इसके बाद आता है दो कॉन्सेप्ट, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। इसको समझते हैं। टोटल यूटिलिटी का मीनिंग होता है जितने भी यूटिलिटीज को मिलाकर जो सम आएगा, सभी एक गुड की सारे जो यूटिलिटीज को मिलाकर जो सम आता है उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, राइट। द सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TU। सो इसका एग्जाम्पल देखो, एक पर्सन के पास सपोज 5 kg का एप्पल है, तो उसको इस 5 kg के एप्पल से जितने भी सारे जो यूटिलिटी मिलते हैं, 5 किलो की जो सारे जो यूटिलिटी उसको डिराइव होती है, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, राइट। नाउ कम टू मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग होता है द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको समझने के लिए हमें चाहिए एग्जाम्पल, राइट। तो एग्जाम्पल से देखो, इसको मैंने शो किया है, ये आ गया सारे एक कमोडिटी के टोटल यूटिलिटी। पहले यूनिट में उसको मिला 10 यूटिलिटी, फिर सेकंड कमोडिटी उसने जब सेकंड गुड यूनिट ऑफ कमोडिटी जब उसने यूज़ किया तब उसको मिला 18। तो क्या हुआ डिफरेंस, एडिशन कितना हुआ इसमें, 18 माइनस 10 कितना हुआ 8। तो जो 8 उसका जो एडिशन आया वो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो पहले कमोडिटी में उसका यूटिलिटी था 10, फिर आ गया 8। अब जब उसने थर्ड कमोडिटी को यूज़ करेगा, व्हेन द पर्सन यूजेस द थर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, तो एडिशन उसमें क्या हुआ, 24 माइनस 18 जितना आएगा वो उसका मार्जिनल यूटिलिटी बन जाएगा, राइट। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। जो मैंने आपको समझाया दैट्स द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस टोटल यूटिलिटी। पहला कमोडिटी का क्या था, सेकंड कमोडिटी का क्या था, उसको अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमको मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो जाएगा। फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, रिलेशनशिप। अब जो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसका रिलेशन क्या है। सो पहला रिलेशन है कि फॉर द फर्स्ट यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी। जो पहला यूनिट ऑफ कमोडिटी हम अगर यूज़ करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जितना रहेगा टोटल यूटिलिटी उतना ही रहेगा, सेम। फिर क्या होगा, सेकंड पॉइंट, एज द MU डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ कंजप्शन TU इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। तो अगर हमारा MU टोटल यूटिलिटी जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा, पहले तो इंक्रीज करेगा फिर हमारा डिक्रीज हो जाएगा, पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, वो ऑलवेज डिमिनिसेस। पहले कमोडिटी में आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेकंड कमोडिटी में वो सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, दैट्स वाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिसेस। कभी वो इंक्रीज नहीं होगा, वो डिमिनिश हो जाएगा। आप एक चॉकलेट खा रहे हो, एक चॉकलेट खाओगे, आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 3-4 खाने के बाद आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो यूटिलिटी का लेवल है, वो कम हो जाएगा, दैट्स वाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिसेस। सो दैट्स द सेकंड पॉइंट, MU डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द यूनिट्स, इंक्रीज इन यूनिट्स MU स्टार्टेड डिक्रीजिंग बट TU स्टार्टेड इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन MU इज 0
टी यू बिकम्स मैक्सिमम। सो जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 पे आ गया तब हमारा टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, एंड व्हेन एम यू इज़ नेगेटिव, जब हमारा एम यू नेगेटिव हो जाएगा, पीपल जो पर्सन जो कंज्यूम करता है वो और अब नहीं कंज्यूम कर सकता, उसका जो पूरा कम हो गया, वो और नहीं कंज्यूम कर पाएगा, तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर उसका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव आ गया तो उसका टोटल यूटिलिटी क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एम यू एंड टी यू। मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का जो रिलेशनशिप है उसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। सो दिस इज द डायग्राम फॉर यू। तो इसको देखो, पहले कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था रिलेशनशिप में, इन द फास्ट यूनिट ऑफ कंजप्शन एम यू इज इक्वल्स टू टी यू। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमारा टी यू लाइन है, ये हमारा एम यू लाइन है। तो पहले जब उसने कंज्यूम किया तो उसका जो पॉइंट है वो सेम एग्जैक्ट 1 पॉइंट आ गया, दैट मीन्स एम यू इज इक्वल टू टी यू एज द फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजप्शन। फिर क्या होगा कि जब वो सेकेंड यूनिट पे आएगा, थर्ड यूनिट पे आएगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, बट टोटल यूटिलिटी उसके साथ क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। इसको हमने टेबल में समझा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जब डिक्रीज होता है, टोटल यूटिलिटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 लेवल पे आ जाएगा, ये आ गया ना 0 लेवल, जब वो 0 लेवल पे आ गया मार्जिनल यूटिलिटी, हमारा टोटल यूटिलिटी उसमें मैक्सिमम हो जाएगा, उस टाइम पर मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे नेगेटिव साइड में आ जाएगा, -2 जो हमने टेबल में देखा, तो टोटल यूटिलिटी भी उसके साथ भी डिमिनिश हो जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होगा, फिर स्टेबल आ जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, पर मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होता है, डिक्रीज होता है। दैट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। आ गया समझ? फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब आ गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये वही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक लॉ है कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कम हो रहा है, कैसे, क्यों कम हो रहा है, उसको समझने के लिए हमारा जो लॉ है, जिसमें हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन, लॉ का डेफिनेशन क्या है, अजम्पशन लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिटेशन लिखेंगे। ये सारे जो आते हैं हमारे 7.5 मार्क्स के लिए आते हैं बोर्ड एग्जाम पर। ओके, एंड ये जो लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पहला लॉ है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, पहले अगर लॉ को आप लिख रहे हो तो पहले आपको इंट्रो पार्ट लिखना होता है, राइट। ये मैंने पूरा इसको फॉर्मेट कर लिया है, आप ऐसे ही एग्जाम में लिख लो। तो पहले हमको इंट्रो लिखना होता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ कंजप्शन। इट इज ओरिजिनल developed by H.H. Gosson and the law explains that more we consume a good less we want to have it। अगर हम एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसका जो यूटिलिटी कंटेंट होता है वो धीरे धीरे डिमिनिश होता है एवरी इंक्रीज ऑफ यूनिट। ओके, दिस इज द सेम थिंग, वी हैव टू प्रूव इट। द लॉ इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट दैट अ पर्टिकुलर वांट इज सेटिएबल। तो ये जो लॉ होता है वो एक पर्टिकुलर ह्यूमन वांट जो होता है वो लिमिटेड होता है। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट में प्रीवियस क्लास में देखा था कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन वांट जो होता है वो लिमिटेड होता है, हम एक कमोडिटी को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, उसका जो लिमिटेड ही होता है। सो दैट इज दिस लॉ इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल एंड दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। पहला लॉ है ये हमारा कंजप्शन का। तो लॉ क्या बोलता है, इस जो डेफिनेशन आप देख रहे हो मार्शल ने दिया है जो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको पूरा डिट्टो एग्जैक्ट इसको ही लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा ही पूरा लिखना है। सो द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ इट्स स्टॉक। इसको समझो, जो एडिशनल बेनिफिट एक पर्सन गेन करता है जब वो एक अनदर यूनिट ऑफ गुड को कंज्यूम करेगा तो उसको एक एडिशन बेनिफिट मिलता है। तो पहले गुड में उसको 10 यूटिलिटी मिला था, सेकेंड गुड में उसको 18 मिला था। तो जो एडिशनल 8 यूटिलिटी उसको जो मिला वो धीरे धीरे क्या होगा, डिमिनिश हो जाएगा विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। तो उस टेबल में हमने देखा था कि पहले उसमें उसको यूटिलिटी 8 मिला था, फिर 6 आ गया था, फिर 4 आ गया था, ऐसे कम हो रहा था मार्जिनल यूटिलिटी। सो दैट्स द पॉइंट कि द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ इट्स स्टॉक ऑफ अ थिंग दैट गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी इंक्रीज ऑफ स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय मार्शल एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। फिर आएगा अजम्पशन, क्या अज्यूम करेंगे हम इस लॉ में। सो अजम्पशन आएगा कि जो कंज्यूमर होगा दैट विल बी रैशनल वन एंड द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मीनिंग होता है
जो गुड हम यूज़ करें उसका शेप, साइज़, ये सारे जो टेक्सचर होते हैं वो आइडेंटिकल होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए। एंड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी ऑफ सुइटेबल साइज, उसका साइज ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कि थोड़ा सा होना चाहिए, एक परफेक्ट साइज मेजरेबल होना चाहिए। देयर शुड बी नॉट एनी टाइम गैप बिटवीन कंजप्शन, अगर हम आज खा रहे हैं कुछ तो 1 साल के बाद अगर उसको फिर से कंज्यूम करेंगे तो टाइम गैप उसका ज़्यादा हो गया एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। एंड द टेस्ट प्रेफरेंस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, ये सारे को कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा, टेस्ट प्रेफरेंस एंड इनकम। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, हम जो यूटिलिटी होता है उसको कार्डिनली मेजर करना है, मतलब क्वांटिटेटिव मीन्स में मेजर करना है। ये आ गया अजम्पशन इसका। फिर आएंगे एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेन हम इसे कैसे करेंगे, विथ द हेल्प ऑफ अ टेबल, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे लिए वो ईजी हो जाएगा। सो द लॉ ऑफ DMU कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। सो इस टेबल को अच्छे से देखना, यहाँ पर हमने यूनिट्स ले लिया, मार्जिनल यूटिलिटी ले लिया, जो हमने पहले ही देखा था कि अगर हमारा जो यूटिलिटी होता है वो इंक्रीज होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी उसके साथ क्या होगा, डिमिनिश हो जाएगा। पहले कमोडिटी में 10 आ गया, फिर सेकंड कमोडिटी में 8 आ गया, थर्ड कमोडिटी में 6 आ गया। अगर आप इस टेबल को पूरा बना लो तो आपके लिए लिखना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इस टेबल का ही एक्सप्लेनेशन है ये। सो द टेबल शोज दैट द कंज्यूमर इज गेटिंग 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट से उसको मिला 10 यूटिलिटी। फिर जब उसने सेकेंड थर्ड इसको कंज्यूम किया तो उसका जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गया, लाइक 8 आ गया, फिर उसके बाद 6 आ गया, तो उसका यूटिलिटी जो कंटेंट है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो गया। फाइनली जब 6 यूनिट पे वो आया, उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 आ गया, मतलब वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो गया, अब उसको नहीं खाना कुछ, वो कम्प्लीटली अपने कमोडिटी से सेटिस्फाइड है। दैट्स वाई फाइनली एट द 6th यूनिट द MU ऑफ द कमोडिटी बिकम्स 0। अगर वो उसके बाद भी अगर कुछ कंज्यूम करता है तो उसका जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव आ जाएगा। इफ़ यू विल कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ MU इट बिकम्स नेगेटिव, बट अ रैशनल कंज्यूमर विल स्टॉप ईटिंग एट 6th यूनिट। अगर रैशनल कंज्यूमर होगा वो थोड़ी ना मन ना होकर भी खाएगा, तो उसका जो कंजप्शन है वो 6th यूनिट पर ख़त्म हो जाता है। सो 7th यूनिट हमारे रैशनल कंज्यूमर के लिए नहीं है, बट यू हैव टू नो कि अगर वो उससे ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव आ जाता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ DMU। तो डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस फिगर द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज प्रेजेंटेड ऑन द OX एक्सिस एंड MU ऑन द OY एक्सिस। तो यूनिट्स को हमने यहाँ पर कर लिया एंड मार्जिनल यूटिलिटी को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स वी हैव गॉट द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब जब उसने पहला कमोडिटी को यूज़ किया, पहले यूनिट ऑफ कमोडिटी को अगर उसने जब यूज़ किया तो उसको मिला 10 यूटिलिटी। सेकेंड जब उसने कंज्यूम किया तो उसको मिला 8 यूटिलिटी। थर्ड को कंज्यूम करने के बाद उसको मिला 6 यूटिलिटी। तो वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गया यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। सो दैट्स द टेबल। उसने लिखा है द सेम थिंग कि जब हम इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमको एक ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिला। By joining these points, we have got the marginal utility curve. The downward trend of the curve implies the decreasing MU with increase of consumption. जितना भी consumption हमारा increase होता है, हमारा marginal utility उसके साथ diminish हो जाता है। The MU curve touches the baseline at OX axis at 6th unit. तो 6th unit में उसने marginal utility जो axis था उसने touch कर लिया 6th unit पर। Then the curve entered the negative zone. तो जब ये और थोड़ा नीचे आ रहा है तो उसने नेगेटिव जोन को एंटर कर लिया एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन एंड इन दिस वे इट डिक्लाइंस। ओके, अब इसके आते हैं लिमिटेशन पर। लिमिटेशन क्या है कि यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट कांट बी मेजर कार्डिनली। अब जो यूटिलिटी होता है वो हमारा एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम क्वान्टिटेटिव वे में ज़्यादा मेजर नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अपनॉर्मल पर्सनस। जो सारे अपनॉर्मल पर्सन होते हैं लाइक ड्रंकर्ड आ गया, पोएट्स, फिलोसोफर, जिनका माइंड स्टेबल नहीं होता, तो उसके केसेस में ये अप्लाई नहीं हो सकता। एक रैशनल कंज्यूमर हमें चाहिए। द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ रेयर आर्टिकल्स, स्टैम्प्स, कॉइन्स। अगर हम एक हॉबीज़ में अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारा जो हॉबीज़ है, हैबिट्स है, वो कंटिन्यू रहेगा। जितना भी हम उसको कंज्यूम कर ले हमारा वो मार्जिनल यूटिलिटी वो कभी नहीं कम होगा, राइट। तो इन केसेस में भी वो अप्लाई नहीं होता। द लॉ इज़ पार्शियली एप्लीकेबल टू मनी। मनी केस में क्या होता है कि
आपके पास जितना भी ज़्यादा मनी आएगा आप उतना ही सेटिस्फाई होगे। कभी हमारे हमारे पास इतना ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि हम मनी हमारे पास ज़्यादा आएगा और हम उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो मनी के लिए वो अप्लाई नहीं होता। The assumption of consistency of taste, preference, income also unrealistic। अब जो टेस्ट, एक पर्सन का टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, ये सारे भी इस प्रोसेस में कंस्टेंट रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई दिस आर द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो द नेक्स्ट लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मार्जिनल इक्विलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एंड दिस इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो व्हाट इज दिस? सो द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड द सेकेंड लॉ ऑफ कंजप्शन। उसको हम बोलते थे फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ कंजप्शन है। दैट्स कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम अदर वर्ड्स में बोलते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, सेकेंड लॉ ऑफ कंजप्शन। वो तो एक था कॉन्सेप्ट, हमें ये इस लॉ की क्या ज़रूरत है इसको जानना चाहिए ना। तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने एक सिंगल कमोडिटी को देखा था, लाइक वी टेक अ सिंगल कमोडिटी एंड देन डिराइव इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। बट रियल लाइफ में क्या होता है कि हमें सिंगल कमोडिटी से कुछ फ़ायदा नहीं होता, वी वॉन्ट वेराइटी ऑफ गुड्स, बट जो हमारा मनी इनकम है वो लिमिटेड हो जाता है। तो ऐसे हम अपने मनी को कितने गुड्स में डिवाइड करेंगे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जितने भी कमोडिटी में हम हमारा जो इनकम है वो डिवाइड करेंगे एंड हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दैट्स द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी डेफिनेशन को जानोगे तो अच्छे से समझ आएगा। द लॉ सेज दैट अकॉर्डिंग टू मार्शल, if a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it between these uses in such a way it has same marginal utility in all। सपोज एक पर्सन के पास 5 रुपीज़ है एंड उस 5 रुपीज़ में उसको 2 कमोडिटी को खरीदना है, तो वो ऐसे खरीदेगा कि इसके लिए ज़्यादा, एक कमोडिटी ज़्यादा खरीदेगा, एक कमोडिटी कम खरीदेगा। तो ऐसे ही खरीदने से उसको अगर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसका ज़्यादा प्रॉफिट होता है एंड उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम होता है, तभी हम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। एंड उसमें उसकी वजह से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। सो इफ अ पर्सन हैज अ थिंग व्हिच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेस, ही विल डिस्ट्रीब्यूट इन सच अ वे दैट इट हैज सेम मार्जिनल यूटिलिटी एट ऑल। तो इसको अगर एक्सप्लेनेशन देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। लेट्स सी। ओके, पहले असम्पशन में आते हैं। द कंज्यूमर इज मस्ट बी अ रैशनल वन, द कमोडिटी मस्ट बी डिविजिबल एंड द यूनिट्स मस्ट बी होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स आइडेंटिकल होना चाहिए जो जितने भी कमोडिटीज हम ले रहे हैं। प्राइस ऑफ द गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी कॉन्स्टेंट। ओके, एंड यूटिलिटी विल बी कार्डिनरी मेजरेबल, क्वांटिटेटिव मेथड में हमको यूटिलिटी को मेजर करना है। एंड मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट। ये सारे हमारे अजम्पशन आ गए। फिर हम इसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो इसको लिए चाहिए हमें एक टेबल। टू एक्सप्लेन द लॉ लेट अस अज्यूम दैट अ कंज्यूमर हैज़ 9 रुपीज़। एक कंज्यूमर के पास 9 रुपीज़ है, इसको हमको अज्यूम करना है। एंड उस 9 रुपीज़ को उसको 2 कमोडिटी, एक एक्स आ गया एक वाई आ गया, इस 2 कमोडिटी पर यूज़ करना है। एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी, इन दोनों में उसको यूज़ करना है। एंड द प्राइस ऑफ बोथ द गुड इज़ ₹1। एंड जितने भी जो ये एक्स का जो वैल्यू है वो 1 है, वाई का भी वैल्यू 1 है। इन दोनों में इक्वली कैसे डिवाइड करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो आवर कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज एंटायर मनी ऑन एक्स ओनली और वाई ओनली। तो वो क्या करेगा, उसका जो सारा जो है वो आइदर एक्स में यूज़ करेगा या फिर वाई में यूज़ करेगा, राइट। द यूटिलिटी दैट विल गेट फ्रॉम डिफरेंट परचेजेस इज प्रेजेंटेड ऑन द टेबल। तो इस टेबल को अच्छे से देख लो, फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। So if he will spend all his money, that is ₹9 on commodity X, then he will purchase 9 units of X and he will get the total utility of 41। तो देखो, अगर उसके पास 9 रुपीज़ है एंड वो इन सारे 9 रुपीज़ को ओनली X कमोडिटी में यूज़ करता है, तो वो इस सब को यूज़ करके उसके पास टोटल यूटिलिटी आएगा 41। ये सारे पहले कमोडिटी में 12 यूटिलिटी आ गया, सेकंड कमोडिटी पे 10 यूटिलिटी आ गया, तो इन सबको अगर ऐड करोगे तो यू गॉट 41। सिमिलरली अगर वो इस 9 रुपीज़ को कमोडिटी वाई में ओनली स्पेंड करता है तो इसमें टोटल होकर आएगा 28। तो हमें ऐसे चूज़ करना है कि किस में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आएगा। तो हम पहले एक्स कमोडिटी ले लिया, 41 आ गया, वाई कमोडिटी ले लिया, 28 आ गया। फिर हम इसको कॉम्बिनेशन करेंगे,
एक्स में एक ले लेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ पर 4 लेंगे, ऐसे इसको कॉम्बिनेशन करेंगे। इस 9 रुपीज़ को डिवाइड करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ओके, लेट्स सी। तो कॉम्बिनेशन करके हमको पता चलता है कि ओके ये पहला एक्स आ गया, फिर वाई आ गया, फिर कॉम्बिनेशन में आएगा 9 को डिवाइड करना है, तो 9 को डिवाइड करोगे तो 8 + 1 आएगा, 7 + 2 आएगा, ऐसे ही 8x + y विथ टोटल यूटिलिटी 43 + 10 = 53। ये कैसे हुआ देखो, 8x + y, x में हमने 8 ले लिया एंड y का 1 ले लिया, तो इन सबको अगर ऐड करोगे तो हमें कितना यूटिलिटी मिला, 53। फिर ऐसे ही 7x एंड 2y लिया, 43 + 18 61 आया, 6s + 3y लिया, 66 आ गया, 5x + 4y लेकर 68 आ गया। तो इन सब को देखो तो उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया है यूटिलिटी, 5x + 4y पे, ये यहाँ पर आ गया हमारा ज़्यादा। तो बट इट इज़ एविडेंट दैट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन 5x + 4y ही इज़ गेटिंग मैक्सिमम यूटिलिटी। हमको ये पता लगाना था ना कि ज़्यादा यूटिलिटी किस में मिलता है, जब ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा एंड हमारा लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी प्रूव हो जाएगा। तो मैक्सिमम आ गया 68 से। फिर MUX = MUY एंड 4, ये कैसे हुआ देखो, 5x एक्स के टेबल से 5 ले लिया, मतलब यहाँ पर दिस कॉम्बिनेशन, एंड इस y के टेबल से 4 ले लिया, मतलब ये कॉम्बिनेशन आ गया 4y, 5x एंड 4y, तो ये 4 है, ये भी 4 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी सेम हुआ ना। तो हमारा डेफिनेशन क्या था कि जो उसका मार्जिनल यूटिलिटी है वो लास्ट कमोडिटी का वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, दैट मीन्स इट गेट्स इक्वल। सो it shows that the consumer will be in equilibrium by purchasing 5 units of x and 4 units of y। अगर वो 5 units of x लेगा एंड 4 units of y लेगा, उसके पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। ओके, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही है। यहाँ पर ले ले 1 2 3 4 5 5 5x, यहाँ पर एक लाइन जोड़ लो, यहाँ पर 4 चाहिए, 5x + 4y, ये हमें चाहिए ना, ये कॉम्बिनेशन बनाना है, तो यहाँ पर 5 ले लो, यहाँ पर 4 ले लो, सो 1 2 3 4 यहाँ पर। तो इन दोनों पॉइंट को अगर आप इक्वली जॉइन करोगे तो इसमें आ जाएगा इक्विलिब्रियम, राइट। ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको 2 ही डायग्राम बनाने हैं, इसको अच्छे से देख लो। फिर आ गया ये उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका एक्सप्लेनेशन है। इन दिस फिगर वी आर मेजर्ड द यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑन OX एक्सिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द OY एक्सिस। तो यूनिट्स हमने OX एक्सिस में देखा एंड उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो OY एक्सिस में आ गया। द फिगर शोज दैट द कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम और गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय परचेजिंग 5 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाई। सो दिस इज द लाइन इज कॉल्ड इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। जो ये लाइन आप देख रहे हो, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। ओके, and we have shown the loss of total utility in case of deviation is made by purchasing 4 units of x and 5 units of y। ये सारे आगे हमारे एक्सप्लेनेशन। फिर आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आते हैं हम लिमिटेशन में। सारे जो लॉ आप लिखते हो इसमें ये सारे कंपलसरी होते हैं, अजम्पशन, एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद लिमिटेशन भी ज़रूरी होता है। तो इसका लिमिटेशन देख लो, इसको आपको अच्छे से सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं, पूरा डिटो आपको एग्जाम में ही लिखना है ये सब पॉइंट्स। यूटिलिटी बीइंग अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। यूटिलिटी होता है वो हमारा एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, उसको हम ऐसे क्वांटिटी में ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इनडिविजिबल गुड्स। जितने भी इनडिविजिबल गुड्स होते हैं ओनली आइडेंटिकल और होमोजीनियस गुड्स के लिए इफेक्टिव है, पर इनडिविजिबल गुड्स के लिए ये इफेक्टिव नहीं है। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्राइस, अब हमने अजम्पशन में लिया था कि प्राइस विल बी कांस्टेंट, अगर प्राइस में चेंज आया तो ये ऑब्जर्वेशन भी डिफिकल्ट होता है। मोस्ट ऑफ द अजम्पशन इंक्लूडिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ MU ऑफ मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, दैट इज अनरियलिस्टिक। टू कंक्लूड वी कैन से दैट ह्यूमन माइंड इज नॉट कैलकुलेटिंग मशीन टू कैलकुलेट। तो इसका जो प्रैक्टिकल में कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम ऐसे पेन पेपर में है अंडरस्टैंड करते हैं, इसका प्रैक्टिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो एक कैलकुलेटिंग मशीन नहीं है। अगर हम मार्केट जाते हैं, कोई कमोडिटी खरीदते हैं, तो हमारे माइंड में ऐसा कभी नहीं आएगा कि इसका यूटिलिटी इतना है, इसका यूटिलिटी इतना है, इसको ऐड करोगे तो सेम मार्जिनल यूटिलिटी अगर आएगा क्या नहीं, तो इसको हम सडनली कोई भी
ऐसे अज्यूम नहीं कर सकता, दैट्स वाई इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। दिस आर द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। आई होप यू कैन गेट अंडरस्टूड द बोथ laws of consumption, that is law of equimarginal utility and law of diminishing marginal utility. In the next class we will cover the demand, law of demand and some other concepts relating to demand. So thank you so much. Let's see you in the next class.